तो बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन बता रहा हूं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मां की तरफ से कोई चिंता थी कि उन्होंने ये बिल क्यों रोक रखे हैं, तो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को वो 90 दिन का नहीं 3 साल का ही एक डायरेक्शन दे दे कि 3 साल के अंदर फैसला आना ही आना है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। कार्यपालिका और न्यायपालिका का विवाद बढ़ता जा रहा है। यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन तूल अब पकड़ती नजर आ रही है और देखते हैं ये बात जब निकली है तो कहां तक जाएगी। कुछ बदलाव भी आएंगे या ऐसे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मामला शुरू होता है, हालिया मामला शुरू होता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु से। स्टेट ऑफ तमिलनाडु में द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एक पहल करती है, एक विचित्र पहल करती है कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैटर्स को लेकर 10-11 बिल पास करती है, जिसमें सारे जो पावर्स थे वो राज्य सरकार के अधीन आ रहे थे, जो मूलतः गवर्नर के अधीन हुआ करते थे। ये बात आज की नहीं है, ये बात कुछ वर्ष पुरानी है, 2, 2.5, 3 साल होने को आ रहा है। विधानसभा से ये बिल पास कर वो गवर्नर साहब को भेज देते हैं, राज्यपाल जी को भेज देते हैं। अब राज्यपाल जी के पास यहां पर 200-201 में 2 पावर्स हैं। एक पावर यह है उसको वापस लौटा दें, एक पावर यह है उसको एक्सेप्ट कर लें, और एक पावर यह है उसमें अपने ओपिनियंस लगा के वापस लौटा दें। लेकिन यह चीज भी है कि अगर दूसरी बार वो आपके पास आता है तो आपको उसको अनुमति सैंक्शन देना होगा। लेकिन कितने दिन में देना होगा, यहां पर संविधान में कुछ लिखा नहीं है, टाइम बाउंड नहीं किया है। जो चीज जहां नहीं लिखी होती है तो बतौर अधिवक्ता मैं आपको बता दूं कि अंडर रीजनेबिलिटी उसको कैलकुलेट या उसको इंटरप्रेट कर लिया जाता है। जब राज्य सरकार से तमिलनाडु गवर्नर पर दबाव पड़ता है तो यह भी एक अधिकार होता है गवर्नर को कि वो कुछ बिल्स को राष्ट्रपति के सैंक्शन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दें। तो जब इधर दबाव पड़ता है तो उसमें से कुछ बिल गवर्नर तमिलनाडु मामहिम राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति का जी का भी वही हिसाब है कि चाहे आप उसको असेंट दें या उसको रिजेक्ट करें या उस पर ओपिनियन लें, आप ये तीनों काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर से आपके पास आता है तो आपको उसको भी अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी कुछ चीज टाइम बाउंड नहीं मेंशन करी गई है। यहां से ये विवाद शुरू होता है। फिर सरकार तमिलनाडु जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑन द 8th of April कोर्ट जजमेंट सुनाता है, रिजर्व कर लेता है। 11 को जजमेंट आता है चौंका देने वाला, और यहां से एक तूल पकड़ती है कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपस का अंदरूनी विवाद। वो ये कहते हैं कि गवर्नर या राष्ट्रपति को 90 दिन 30 दिन के अंदर जो भी फैसला लेना है वो लेना पड़ेगा। आप उस पर बैठ नहीं सकते, उसे रख कर बैठ नहीं सकते। प्रथम दृष्टि यह चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब गहराई से आप इसको संविधान को पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ही नाचीज इंसान हूं मैं, पर इसको थोड़ा बहुत आप इसे एक एजुकेटिव वीडियो मान सकते हैं। तो आर्टिकल 145 हमें बताता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से चलेंगे। आसान भाषा में बता रहा हूं। आर्टिकल 145(3) यह बताता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मैटर आप तक पहुंचेगा तो कम से कम 5 जज बेंच उस पर फैसला करेगी। और अगर स्मॉलर बेंच इस चीज को सुन रही है, वही बात आ गई देखिए वक्फ वाली, कि वक्फ में जब भी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का आएगा, छोटा मोटा लॉलीपॉप तो मिल सकता है मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, लेकिन मैटर तय होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से ही। जो मेरी गट फीलिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें 145(3) ये कहता है कि आपको संविधान से कोई जुड़ा प्रश्न अगर आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको 5 जज बेंच बिठानी पड़ेगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बदलाव लाते हुए शायद ये भूल गया
कि वो मां महिम को निर्देश दे रहा है, यह अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बराबर है, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट के बराबर है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन मां महिम वाज द हेड ऑफ द स्टेट। जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है उसको राष्ट्रपति उसको माफ कर देता है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के सिग्नेचर से हुआ है, और अमेंडमेंट सिर्फ आर्टिकल 368 के दम पर हो सकता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। इतने लोग प्रपोज करेंगे, फिर ये लोकसभा से इतना पास होगा, फिर राज्यसभा से इतना पास होगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। हां, इतना जरूर है कि आर्टिकल 143 ये बताता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी मैटर ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे सकता है, लेकिन उस एडवाइस का वजन बहुत होगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उसे मानना अनिवार्य नहीं है। अब यही जब बवाल चल रहा था तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब एक सभा को संबोधित करते हुए, जो नए एंट्रेंट्स हैं राज्यसभा में, उन्होंने बिल्कुल ओपन अटैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहला ऐसा मामला है जो ये चीज देखने को मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब इस देश में इमरजेंसी लग रही थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकता, उनको भले बिना मांगे राय दे सकता है, या पार्लियामेंट से यह कह सकता है, कार्यपालिका से यह कह सकता है कि इस बिंदु पर आप कोई कानून बनाएं। अंडर आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है फॉर एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए, या कोई भी चीज जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर अपना एक ओपिनियन दे देता है तो लोग, आप लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि वो लॉ बन जाता है। वो लॉ नहीं बन जाता है, वो रूल बन जाता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल एंड द लॉ। द रूल आर गवर्न्ड बाय द लॉ। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा आप लोगों को ये कंफ्यूजन लगेगा, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं किया जाएगा तो इट बिकम्स द रूल। लेकिन उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कैसे धरातल पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके लिए लॉ बनता है, जैसा एंटी स्मोकिंग लॉ बना। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नेशनल कैपिटल रीजन के में डीजल की गाड़ियां नहीं आएंगी, दिस इज अंडर 142, तो डीजल की गाड़ियां नहीं आएंगी। इट बिकम्स द रूल, नॉट द लॉ। बट वो रूल इंप्लीमेंट कैसे होगा, कैसे गाड़ियों पे फाइन लगेगा, कैसे गाड़ियां इंपाउंड करी जाएंगी, पहली बारी में इंपाउंड कर ली जाएंगी या एक वार्निंग दी जाएगी, रिपीट ऑफेंडर को क्या दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, कौन चालान काटने की अथॉरिटी रखेगा, कौन नहीं रखेगा, इन चीजों को धरातल पर एग्जीक्यूट करने के लिए फिर सरकार 142 का पालन करते हुए, आदेश का, निर्देश का पालन करते हुए एक कानून बनाती है। तो इस पूरे मामले में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह लगा, तो इसी 142 को उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल बोल दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट हमेशा 24/7 लोडेड रहता है। तो बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन बता रहा हूं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मां महिम की तरफ से कोई चिंता थी कि उन्होंने ये बिल क्यों रोक रखे हैं, तो वो उनसे इसकी तरफ तवज्जो लाने के लिए निवेदन कर सकता था, एडवाइस कर सकता था, सरकार को एडवाइस कर सकता था, डायरेक्शन दे सकता था, लेकिन डायरेक्टली मां महिम राष्ट्रपति को डायरेक्शन नहीं दे सकता था। वो दे ही नहीं सकता, उसकी फांसी की सजा वो माफ कर देती हैं। इसी तरह प्रिविलेज मिला हुआ है सेक्शन आर्टिकल 361 में कि आप गवर्नर को, राष्ट्रपति को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। तो जब आपको ये उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप उनको प्रोसिक्यूट तक नहीं कर सकते जब अपने ऑफिस में, तो आप उन्हें डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? दिस इज माय टोटल आर्गुमेंट। ये प्रिपेयर करने में थोड़ा मुझे रिवीजन भी करना पड़ा, क्योंकि इस तरह संविधान याद नहीं रहता है हम लोगों को, पढ़ के याद आ जाता है ये चीज वहां लिखी है, शायद ये चीज वहां लिखी है। तो ये, और जो ये तमिलनाडु के मैटर से ये जो बवाल शुरू हुआ है, ये मैटर क्या था, ये बिल क्या थे? क्या ये बिल बिल्कुल पब्लिक सर्विस से जुड़े थे? क्या ये बिल्कुल पब्लिक गुड के लिए थे? क्या ये बिल्कुल समाज से जुड़े हुए बिल थे? नहीं नहीं नहीं, गलत बात।
ये तो एक ईगो की लड़ाई थी और पावर अपने बढ़ाने की लड़ाई थी जो तमिलनाडु सरकार ने छेड़ी कि यूनिवर्सिटी के भी पावर्स हमें चाहिए, और बिल पास कर दिया। कल को भाई वो और कोई बिल पास कर देंगे कि गवर्नर के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, जहां लोगों की जिंदगियां अटकी हैं, जहां लोगों को आपने फांसी की सजा दे दी है हाई कोर्ट ने, और वो पड़ा हुआ है और आप उस पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। करोड़ों मैटर जो जीवन से जुड़े हुए हैं, 40-40 साल मुकदमे चल रहे हैं, वहां पर भी कहीं नहीं लिखा है कि एक फैसला टाइम बाउंड आना चाहिए। नहीं लिखा है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट महामहिम को लेके जो चीज नहीं लिखी है कि वो बिल अपने पास कितने दिन रख सकते हैं, एक 90 दिन का इंटरप्रिटेशन कर सकता है और आदेशित कर सकता है, तो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को वो 90 दिन का नहीं 3 साल का ही एक डायरेक्शन दे दे कि 3 साल के अंदर फैसला आना ही आना है। भले अपराधी डिफेंस कोई कॉपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो लिख दो नहीं कर रहा है, सिंगल पार्टी एक्स पार्टी ऑर्डर कर दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, कर दो, देखा जाएगा। तो वो भी कर सकता है। वो तो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान से जुड़ी चीजें हैं, न्याय की चीजें हैं। तमिलनाडु के बिल्कुल न्याय व्याय से जुड़े हुए नहीं थे, जैसा मैंने बताया, तो यूनिवर्सिटी मैटर से, राजनीति से भी आप उनको प्रेरित मान सकते हैं। वहां आप चुप बैठे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 361 महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को इम्यूनिटी देता है, प्रिविलेज देता है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं देता है। वहां भी हाई कोर्ट और जो हमारा संविधान है वो साइलेंट है। लेकिन आपने एक जजेस प्रोटेक्शन रूल और बना के, शायद किस ईयर में 1995 में कहीं, अपने आप को स्वयं प्रोटेक्शन दे दिया। कैसे दे दिया? और यह बात भी जगदीश साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उठाई। उन्होंने कहा अगर मेरे घर में यह पैसा निकल आता तो साहब रॉकेट की रफ्तार से मामला चलता। यहां ठंडे बस्ते में चला गया, कितने करोड़ पैसा, ये पूरा उन्होंने बोला कि 14-15 की घटना है और 20 तारीख को पता चल रहा है जब वीडियोस वायरल होने शुरू हो रहे हैं, वीडियोस वायरल होने शुरू हो रहे हैं। तो ये कौन सा प्रिविलेज है जो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही और उनको टर्मिनेट की, वो उनको जेल भेजने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही? कम से कम एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करिए। तो कौन से आर्टिकल में जस्टिस वर्मा को ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है? ये शायद जगदीप धनखड़ साहब को भी नहीं मिला। और मैं भी इस पर 2-3 बार बोल चुका हूं, मैं भी इस पर 2-3 वीडियो बना के बोल चुका हूं। अज्ञात कारणों से ऐसे वीडियो की रीच ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि शायद किसी को इनडायरेक्टली ये लगता है कि मैं किसी और को टारगेट कर रहा हूं। खैर, उनका इस सोच हो सकती है। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। लेकिन मैं तो इस पर बोला हूं, जो बात अब जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे हैं, और मैं बड़ा क्लियर होकर बोला था, कैंडिडेट होकर बोला था। तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। देखते हैं ये बात यहां खत्म होती है या देखते हैं ये बात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो कहां तक जाती है, और क्या ये एक शुरुआत होगी कि इस चीज को ब्रश अप करने की या इसको रिवाइज करने की और देखने की कि कहां कहां अब आज़ादी के 75 साल बाद इस तरीके की गलतियां हो रही हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है, मैं तो हमेशा ऑनरेबल बोलता हूं, लेकिन अपने जजेस को भी आदेश दे दें कि 10 बजे आकर बैठ जाया करें और 5 बजे तक काम किया करें। और 3 साल के, 3 महीने नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल आदमी हूं, अधिवक्ता आदमी हूं, 3 साल के अंदर वो अपना फैसला लोअर कोर्ट से सुना दें, फिर सेशन कोर्ट से सुना दें, फिर हाई कोर्ट से सुना दें। 3 साल का टाइम बोल रहा हूं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, छोटा टाइम नहीं बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। तो आदमी जब दूसरे पर उंगली उठाता है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि कितनी उंगलियां उसकी तरफ जा रही हैं। और जितना भी ये हो रहा है, इट नीड्स ए ओवरव्यू। और जितना भी ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, वो अंडर आर्टिकल 368 ही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो गया है, इस पर रिव्यू जाना चाहिए, क्योंकि ये आदेश ही जो महामहिम को हुआ है, मेरे हिसाब से ये अल्ट्रा वायरस है, ये वॉइड है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।